हेलो माय स्टूडेंट, आज है केमिस्ट्री का क्लास विनय क्लासेस पर और चैप्टर का नाम केमिस्ट्री में वही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें चल रहा है कॉन्सेप्ट यूनिट 1 का 12वां नंबर, क्योंकि इसमें 12 कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? स्टोशियोमेट्री, एंड इट्स कैलकुलेशन, और आएगा इंक्लूडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, and concentration of a liquid substance। तो हम लोग का डिस्कशन इसी टॉपिक्स पे चल रहा है और इसके अंदर में जो कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, एक आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसमें भी 3 कैटेगरी था। एक था बाई वेट, दूसरा था बाई वॉल्यूम, और एक था बाई स्ट्रेंथ। जिसको चाहे तो लिख सकते हैं इस टाइप से, W/W बाई वेट, माने बाई के नीचे वेट आएगा, बाई वॉल्यूम बाई के नीचे वॉल्यूम आएगा, माने कंफर्म है कि ऊपर वेट ही आएगा। और ऊपर में रहता है सॉल्यूट और नीचे रहता है सॉल्यूशन। ऊपर में है हमेशा सॉल्यूट और नीचे में है सॉल्यूशन। और बाई स्ट्रेंथ होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक और कॉम्बिनेशन से सोचिएगा तो आ सकता था वेट बाई वेट आ गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ गया, और वेट बाई वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम बाई वेट भी होना चाहिए, बट ये जनरली नहीं रहता है। और इसी को कोशिश कीजिए कि अगर होता तो कैसे सोचते इसको। और नेक्स्ट होगा सेकंड कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और तीसरा होगा मोल फ्रैक्शन। आज इसी पर हम फोकस करेंगे, इसी का डिस्कशन होगा, इसी पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आने वाले समय में बात करेंगे 4th नॉर्मलिटी एंड 5th मोलरिटी M और 6th मोलालिटी। ये
नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये इसी कंसंट्रेशन का ये पहला वीडियो में ये वाला था, ये दूसरा वीडियो में था। पहला वीडियो में था व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं। और सेकंड वीडियो में ये वाला आया, थर्ड वीडियो में ये लाया गया है। इसे ऑलरेडी अपलोड किया गया है, इसको देख लीजिएगा। या अपलोड नहीं होगा तो अपलोड कर देंगे, आजकल में कर देंगे। और आज होगा टॉपिक्स मोल फ्रैक्शन। तो क्या है लिखा जाए मोल फ्रैक्शन। तो सपोज करो कि वो सॉल्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो एक हो सकता है बाइनरी सॉल्यूशन, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। थोड़ा सा जान लीजिए कि बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। बाइनरी इसका मतलब हुआ दो चीजें। कौन कौन? एक हो गया सॉल्वेंट, मान लिया इसको हम 1 नंबर मान लिए, और जो उसके अंदर में एक और प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट 2 नंबर में। चाहे तो इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। और एक समझाने के लिए इसको चाहे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मान लिया N1 नहीं तो Na, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट उसको मान लिया N2 या Nb। तो निकालना है क्या? मोल फ्रैक्शन किसका? मान लिया जाए ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहां पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन को सिंबल में x लिखते हैं, नॉर्मलिटी को जैसे n लिखते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M, इसको स्मॉल m, इसको ppm, इसको परसेंटेज, और उसे भी आता है इस टाइप का जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट ब्रैकेट में, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उस तरह से। तो यहां पर आएगा x, मोल फ्रैक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं x, लेकिन नाम जो भी है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसका कंसेप्ट है कि a का निकालना है तो उसी का नंबर ऑफ मोल पुट कर देंगे, और नीचे में टोटल मोल जो सॉल्यूशन में है वो लिखेंगे। और जानते ही हम लोग कि n क्या होता है, तो W/m होता है। तो इसका यूज करने से ये आगे बढ़ जाएगा, Na की जगह हो जाएगा WA/, या और एक सिंबल यूज कर देते हैं। A को हमने लिखा था 1 और B को लिखा था 2, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और यहाँ से जैसे इसमें लिखेंगे N1 तो आ जाएगा N1 के लिए W1/M1, और N2 लिखेंगे तो W2/M2, और इस वैल्यू को पुट कर दें तो N1 क्या हो गया, W1/M1, और N1 यहाँ भी हो गया W1/M1 प्लस W2/M2। मतलब अगर हमको मालूम है W1, W2, M1, M2, तो ये फंक्शन में आ गया, W1 है, W2 है, M1 है, M2 है।
और ये इस टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन पे आ गया जिसके पैरामीटर्स 1 2 3 4 हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल में है एक्स ए। तो 5 में 1 2 3 4 और एक्स ए, ये 5 में से कोई भी 4 अगर मालूम है तो 5वां निकल जाएगा। और नहीं तो यहाँ से अगर देखें कि एक्स ए बराबर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो एक है एन ए, दूसरा है एन बी, तीसरा एक्स ए, तो ये फंक्शन ऑफ एन ए और एन बी है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। और जेईई मेन में इस पर क्वेश्चंस आता है, तो कोशिश करिए। और सिमिलरली जब इसका हम निकालेंगे एक्स बी, तो सिमिलरली इसी को लिख सकते हैं एक्स बी के लिए क्या होगा। एक्स बी के लिए तो यहां लिख देंगे एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और ये सब भी वैसे ही चलते रहेगा। ये बी है तो सोच सकते हैं W2 बाई M2, और ये तो एन ए है, ये को तो 1 माने हैं W1 प्लस M1 और W2 प्लस M2। और अगर चेक किया जाए कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, देखा जाए तो यहां पर चेक किया जाए, चेक में है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का आंसर्स क्या होगा, ये पता लगाना है। यहां होगा एक्स ए मालूम है, एक्स बी भी मालूम है। एक्स ए कितना है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और फिर उसी तरह एक्स बी है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे में एन ए प्लस एन बी, और ऊपर में आएगा एन ए प्लस एन बी, और ये कट के 1 हो गया, मतलब यहाँ आंसर हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि जब कभी भी दोनों मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। मान लीजिए कि आपको निकालना था एक्स बी का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन, गलती से आपने निकाल दिया, सपोज करो एक्स ए, इफ एक्स ए आ गया 0.3, लेकिन कैलकुलेशन के बाद पता चला कि अरे हमको तो एक्स बी निकालना था, तो उतना घबराने की बात नहीं है कि एक्स ए के लिए एन ए बाई एन ए प्लस एन बी किए हैं, अब इतना डिलीट करके काट करके एक्स बी क्यों निकालिएगा, डायरेक्ट एक्स ए प्लस एक्स बी पता है 1 होता है, ये इक्वेशन है, ये कंफर्म है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो इसीलिए यहां पर दिस implies that एक्स बी का आंसर जो नहीं मालूम था वो हो जाएगा 1 माइनस 0.3 और फाइनल आंसर 0.7। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड करके 1 है, तो जब ये 0.3 हो गया और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स ए का 0.3, तो सॉल्व करेंगे एक्स बी क्या होगा 1 माइनस 0.3 माने 0.7 डायरेक्ट। तो इस तरह से ये हो गया। और जब यही सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें पढ़ना पड़ता है कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज। 4 तरह का कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एक आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सब में ये मोल फ्रैक्शन का यूज होता है, खासकर जब सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन रहता है तो उस समय इस कंसेप्ट का यूज होगा। और रॉट लॉ भी जब पढ़िएगा तो उससे भी मिलेगा। तो जब आएगा टॉपिक्स तो मैं इसको बताऊंगा। और समझिए कि यही है कहानी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट का, बाइनरी का। अगर यही बाइनरी की जगह मान लीजिए हो जाता है 2 की जगह 3 हो गया, तो एक रहेगा सॉल्वेंट और दूसरा और तीसरा जो रहेगा वो हो जाएगा सॉल्यूट जो कम मात्रा में है। तो उस समय इसी तरह लॉजिक लगाइए, एक को लिखिए ए
सॉलिड के लिए, और सॉलिड के लिखिए B और दूसरा सॉलिड के लिखिए C, और उसी तरह निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA, तो आएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको शॉर्ट में N लिख सकते हैं। उसी तरह Xb निकालेंगे तो आएगा Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। फिर Xc निकालेंगे तो आएगा वो Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, या शॉर्ट में N लिख सकते हैं इसको। और फिर उसके तीनों को जब सम करेंगे XA प्लस XB प्लस XC तो उस समय भी 1 होगा। और उसी तरह जनरलाइज वे में अगर मान लिया जाए बहुत ज़्यादा है, काउंटिंग में मान लिया एक है X1, X2, X3, X4, X5, Xn तक है, तो उस समय भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा जनरल फॉर्मूला में। उस समय आ जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn बराबर फिर 1 होगा। और जब निकालना रहेगा x1 का माने पहला का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ लिखाएगा n1 और नीचे में आएगा टोटल n, जिसको बोल सकते हैं कि आ जाएगा वो सीधा जो भी नाम है n1 प्लस n2 प्लस n3 सारा सम कर देना है। तो इस तरह से जो बाइनरी सॉल्यूशन का समझ गए, तो वो बाइनरी ना भी हो, नॉन बाइनरी हो, तो उस समय भी यही वाला कंसेप्ट खाली एक्सटेंशन होगा। इसीलिए वो बताने का जरूरत ही नहीं है, इतने ही से काम चल जाएगा। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शंस जब कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जो ज़्यादा मात्रा में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉलिड बोलते हैं। और उस समय ये दिया रहेगा नंबर ऑफ मोल और इसका मोलकुलर वेट और इसका वेट, तो ये फार्मूला को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बाइनरी सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शंस और नॉन बाइनरी का भी इसी का एक्सटेंशन में आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और होमवर्क के रूप में समझिए, जब कभी भी ज़्यादा अगर रहा, मतलब इसमें एक सॉल्वेंट और बहुत सा सॉल्यूट, तो इसी का एक्सटेंशन है वो, जिसको एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। इन जनरल क्या होगा, तो मान लिया x1 निकालना है, तो x1 होगा n1 डिवाइडेड बाई n। n क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश, पूरा का नाम सोच लेते हैं, मान लिया जाए n m तक गया, m टर्म्स है। और उसी तरह x2 निकालेंगे तो n2 बाई n होगा, x3 निकालेंगे तो n3 बाई n होगा। और उसी तरह चलते रहेगा। और जब निकालेंगे लास्ट वाला xm, mth वाला, तो आ जाएगा nm डिवाइडेड बाई n। और इसमें भी होगा कि जब सम करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको चेक करके देख लीजिएगा, डैश 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 xm, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सिग्मा xi, जहाँ i का आंसर 1 से लेके i का आंसर m तक जा रहा है, ये भी 1 होगा। और जब यही 3 रहेगा तो उस समय आ जाएगा xa प्लस xb प्लस xc बराबर 1, और यहाँ रहेगा xa xb xc, ये 3 काफ़ी है। तो स्पेशल केस में 3 के लिए यहाँ सोच सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं उसको भी। स्पेशल केस फॉर 3 कंपोनेंट्स, तो उसमें लिखेंगे XA कितना होगा
NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB प्लस NC, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं N, और XB आ जाएगा NB डिवाइडेड बाई N, और XC आ जाएगा NC डिवाइडेड बाई N। और यहां पर भी जब सम करेंगे, मतलब चेक कर लेंगे इसको भी, XA प्लस XB प्लस XC, ये भी 1 आएगा। आप अपने खुद चेक कर लीजिए, जैसे XA बैठाएंगे XB बैठाएंगे XC बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन जो कि तीसरा कंसेप्ट था वो भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब देखो, पढ़ना तो सब है, लेकिन एक ही बार में सब पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को छोटा बना दिए हैं और टुकड़े टुकड़े करके, जैसे एक वीडियो में था कि सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो पहला वीडियो में था, फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में है परसेंटेज कंसंट्रेशन, तीनों बताए। थर्ड वीडियो में है पार्ट पर मिलियन, और ये चौथा वीडियो हो गया, ये हो गया समझ लीजिए पार्ट डी, ये पार्ट डी हो गया, इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये पार्ट डी पहुंच गया। ठीक है, तो पहले का भी जितना वीडियो है ए बी सी उसको भी देखिए, और उसके बाद डी के बाद अगर ये तीनों एक साथ बता देंगे तो ये ई पार्ट में, मतलब 5 पार्ट में खत्म हो जाएगा। और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि नॉर्मलिटी पढ़ना है तो पूरा फोकस कीजिए नॉर्मलिटी, दुनिया का सारा चीज छोड़ दीजिए और खाली ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि ले लीजिए नॉर्मलिटी पर, और इसको पूरा अच्छा से समझिए। जब ये समझ में आ जाए तब इसको पकड़िए, तब इसको समझिए, और तब इसके लिंक समझिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और तब फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए या ना करिए, वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। किसी भी इंसान को अगर केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ्स का खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और एग्जाम में बैठ जाए बिना प्रैक्टिस का, गारंटेड है कि क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आप कुछ नहीं पढ़े हो, ऐसे ही बैठे हो, तो भगवान भरोसे लॉटरी से नहीं ना रिजल्ट निकलता है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे हैं बहुत तरह के, कुछ बच्चे हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं वो भी एग्जाम में पढ़ जाते हैं, और कुछ होते हैं कि वो एक पेपर स्ट्रांग है उसके बल पर बैठता है, कोई 2 पेपर के बल पर बैठता है, कोई 3 पेपर के बल पर बैठता है। तो जिनका तीनों पेपर अच्छा होगा पहले उसका रिजल्ट होगा, फिर कोई 2 पेपर है तो उसका सेकंड रिजल्ट होगा, फिर 1 पेपर होगा तो थर्ड रिजल्ट होगा, और उसका कोई भी पेपर ठीक नहीं है तो उसमें भी 2 ऑप्शन है। किस्मत साथ दे दिया तो रिजल्ट आ गया, किस्मत साथ नहीं दिया तो नहीं रिजल्ट आएगा। तो किस्मत के भरोसे क्यों रहे, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन से मेहनत कीजिए और कॉन्सेप्ट रखिए, क्योंकि सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट, तब आता है एप्लीकेशन। क्योंकि आप पढ़ने के तरीके में जान ही रहे कि पहला एक आता है कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है एप्लीकेशन। जो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं रिजल्ट में, उनका क्या रहता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा रहता है, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। आप कुछ जो इसके नीचे ग्रुप में होता है उनका दोनों में से कोई एक रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, ये नहीं रहता है। ये बी कैटेगरी का स्टूडेंट हो गया, एक्सी कैटेगरी का हो गया ठीक उल्टा, एक डी कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं है। तो ये हो गया ग्रुप GRD, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। ग्रुप ए का स्टूडेंट वो हुआ जिसका दोनों ही बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। सी मतलब कॉन्सेप्ट हुआ है, ए मतलब एप्लीकेशंस। तो जिनका दोनों अच्छा है वो दी बेस्ट है। जिनका अगर ये वाला ग्रुप है तो ये कहलाएगा बी कैटेगरी का पढ़ाई की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये एप्लीकेशन क्लियर ठाला नहीं है, मतलब 0 है। और ये ठीक उल्टा है कि मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं रखे हो बट एप्लीकेशंस करते हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा अच्छा रहता है। इसमें भी है 2 कैटेगरीज, कैसे, तो
एक कैटेगरी हो जाएगा वैसा जो कंसेप्ट भी अच्छा है और एप्लीकेशन भी अच्छा है, लेकिन दोनों में स्टार लगा हुआ है। और एक दूसरा ग्रुप हो जाएगा जिसमें कि है कंसेप्ट और एप्लीकेशंस भी है, एप्लीकेशन भी है, लेकिन वो कैसा है तो थोड़ा ढीला ढाला है, मतलब अप टू बीएससी ऑनर्स लेवल तक और ये मास्टर डिग्री लेवल तक। तो जो ऐसे बच्चे हैं इन्हीं को 1000 रैंक के अंदर में आता है आईआईटीज में, मतलब सिंगल डिजिट में 1 से लेके 9, 2 डिजिट में 10 से 99, 3 डिजिट में समझ लो 100 से 999 के बीच में। तो 1000 रैंक के अंदर में ये वाला है, और 1000 रैंक के बाद वाला में ये सब स्टूडेंट है। मान लीजिए 12,500 पूरा अगर आईटी में सीट हो लगभग, तो 12,500 में 1000 स्टूडेंट यहाँ पर है, इस ग्रुप में है 1000, माने एक रैंक से लेके 999 रैंक तक। इन्हीं को तो कंप्यूटर साइंस मिलता है, सीएस। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पर है, इनका पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होता है, मास्टर डिग्री तक का लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लियर होता है। और ये जो रहते हैं थोड़ा नीचे हैं, मतलब बीएससी ऑनर्स लेवल तक, समझ गए। और ये सब रहता है बीएससी पास कोर्स वाला, और ये रहता है अपने स्कूल तक का सीमित, ठीक है। ये हो गया बीएससी पास कोर्स, बीएससी पास कोर्स। और ये हो गया बीएससी ऑनर्स, और ये जो ब्लैक कलर लिखे हैं वो एमएससी मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री इन ऑल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। उतना डेप्थ में पढ़ते हैं, ओके। तो आज का वीडियो इतने में रोकते हैं, और स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह भिड़े रहिए, कंसेप्ट को जमा कीजिए, और जैसे जैसे कंसेप्ट होता जाएगा इस पर मैं एप्लीकेशन भी कराऊंगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।